हेलो स्टूडेंट्स, मैंने पिछले वीडियो में आपको पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में बताया था तथा पानीपत के युद्ध के बाद की स्थिति के बारे में भी विस्तृत रूप से बताया था। आज मैं खानवा के युद्ध के बारे में बताऊंगी जो 16 मार्च 1527 ईस्वी को लड़ा गया था। यह युद्ध मुगल साम्राज्य संस्थापक बाबर और मेवाड़ के शासक राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। अब आता है कि इस युद्ध के क्या कारण थे। युद्ध का सबसे प्रमुख कारण था राजपूतों के विरुद्ध जो खानवा का युद्ध हुआ था, उसका सबसे प्रमुख कारण था बाबर का भारत में रहने का निश्चय। पहले तो राणा सांगा यह सोचता रहा, उसकी ये धारणा थी कि बाबर भी अन्य विदेशी आक्रमणकारियों की भांति देश को लूटकर वापस चला जाएगा। संभवतः इसी कारण उसने इब्राहिम लोदी के विरुद्ध बाबर को सहायता देने का आश्वासन दिया था। परंतु जब बाबर का भारत में रहने का निश्चय स्पष्ट हो गया तब उसने एक विदेशी की तुलना में स्थानीय अफगानों को अधिक ठीक समझा। इस कारण उसने हसन खां मेवाती से बाबर को भारत से बाहर निकालने के लिए सहायता मांगी। महमूद लोदी को दिल्ली का बादशाह स्वीकार कर लिया और आलम खां लोदी को अपने यहाँ शरण दी। इसी कारण डॉक्टर एशआर शर्मा ने लिखा है, यह युद्ध मुसलमानों के विरुद्ध हिंदुओं का युद्ध न था, बल्कि एक विदेशी शत्रु के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्रीय प्रयत्न था। ऐसी स्थिति में बाबर से राजपूतों का युद्ध आवश्यक हो गया। दूसरी ओर बाबर भी राणा सांगा को पराजित किए बिना भारत में स्वयं को सुरक्षित नहीं समझता था। अफगानों के राणा सांगा के साथ आ जाने से बाबर का राणा सांगा से युद्ध करना अवश्यम भावी हो गया। और भी अन्य गौण कारण थे जिसमें बाबर ने राणा सांगा पर यह दोष लगाया कि उसने इब्राहिम लोदी के विरुद्ध उसे सहायता नहीं दी, और राणा ने बाबर पर यह दोष लगाया कि बाबर ने बयाना, धौलपुर और कालपी पर अवैध अधिकार कर लिया है। इसके अतिरिक्त डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का मानना है कि दोनों के मध्य शत्रुता का कारण कुछ हद तक धर्म था। राणा सांगा स्वयं को हिंदुओं का नेता मानता था और बाबर इस्लाम की सर्वोच्चता स्थापित करना चाहता था। अतः दोनों के मध्य संघर्ष होना आवश्यक हो गया। अब आता है कि जो खानवा का युद्ध हुआ था उसमें राणा सांगा ने किस तरह से व्यूह रचना रची और बाबर ने किस तरह से तैयारियां की। खानवा का युद्ध, राणा सांगा ने बाबर के विरुद्ध युद्ध के लिए राजस्थान के सभी शासकों को आमंत्रित किया। कहा जाता है कि राजपूत राजा और 104 सरदार उसके झंडे तले एकत्रित हो गए थे। इब्राहिम लोदी के छोटे भाई महमूद लोदी व अन्य अफगानों ने इस उम्मीद से राणा का सांगा का साथ दिया कि यदि उसने बाबर को पराजित कर दिया तो अफगानों को दिल्ली पर पुनः सिंहासन मिल जाएगा। लगभग सभी प्रमुख राजपूत राज्यों ने राणा सांगा की सहायता के लिए अपनी सेनाएं भेजी। राणा सांगा बाबर से युद्ध करने के लिए जनवरी 1527 के अंत में चित्तौड़ से रवाना हुआ और राणा सांगा की शक्ति से भयभीत होकर बाबर ने पहले रायसेन का शासक था सलहदी तंवर, उसके माध्यम से संधि का प्रस्ताव उसने भेजा था, लेकिन इसने राणा सांगा ने स्वीकार नहीं किया और राणा सांगा ने आगे बढ़कर बयाना पर अधिकार कर लिया। बयाना पर जब अधिकार किया तो बयाना का गवर्नर था मेहंदी ख्वाजा और उसकी सहायता के लिए सुल्तान मिर्जा के नेतृत्व में सेना भेजी गई थी। वो दोनों ही राजपूत सेना के आगे नहीं टिक सके और वो बाबर के जो सैनिक जो पराजित हुए थे वो बाबर के पास पहुँचे और उन्होंने राजपूतों की वीरता की प्रशंसा बाबर और बाबर के लोगों को सुनाई। बाबर भी राणा सांगा से युद्ध करने के लिए दूसरी तरफ सीकरी पहुंच गया। एक अन्य सैन्य दल राजपूतों की स्थिति का निरीक्षण करने के लिए भेजा गया था, वो भी पराजित हुआ। और दूसरी तरफ एक काबुल के ज्योतिषी थे मोहम्मद शरीफ, उन्होंने यह भविष्यवाणी की कि इस युद्ध में मुगलों की पराजय होगी। इस कारण बाबर की सेना में घोर निराशा फैल गई, क्योंकि एक तरफ तो बाबर की जो छोटी छोटी पराजय हो चुकी थी और दूसरी तरफ यह घोषणा भी कर दी गई। तो इस विषम परिस्थिति में बाबर ने सेनापति, नेता और मानव बुद्धि का पारखी होने की सहज बुद्धि का प्रयोग किया और
अब बहुत ही नाटकीय ढंग से सभी के सम्मुख सेना का हौसला बढ़ाने के लिए उसने मदिरा का त्याग कर दिया। उसने कभी भी मदिरा ना पीने की शपथ ली, मुसलमानों को तमगा कर से मुक्त कर दिया और राणा सांगा के विरुद्ध जो युद्ध था उसको जिहाद घोषित कर दिया। बाबर ने जीवन की नश्वरता पर बहुत ही जोशीला भाषण दिया और कहा कि अमीरों तथा सैनिकों, प्रत्येक व्यक्ति जो इस संसार में आता है वह नाशवान है। सम्मानपूर्वक मरना अब कीर्ति लेकर जीने से अच्छा है। सर्वश्रेष्ठ परमात्मा ने प्रसन्न होकर हमें इस कार्य के लिए नियोजित किया है। यदि हमारी हार होती है तो हम शहीदों की तरह मरेंगे, और अगर हम विजयी होते हैं तो हमने उस परमात्मा के पवित्र उद्देश्य को पूरा किया है। तो इस प्रकार उसने यह इस तरह से जो जोशीला भाषण दिया और सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम पर यह शपथ ग्रहण की कि हम मृत्यु से मुख नहीं मोड़ेंगे, हम युद्ध से भी मुख नहीं होंगे। तो इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा उसके सैनिकों और अमीरों पर। कुरान पर हाथ रखकर प्रतिज्ञा करवाई कि अंत तक वह लड़ते रहेंगे। इससे जो सेना में जो निराशा की भावना थी वो उत्साह का उनमें संचार उत्पन्न हो गया। इसके अलावा बाबर ने इस खानवा के युद्ध के इस अवसर पर उसने स्वदेश लौटने के जो इच्छुक सैनिक थे उनको वापस लौटने की अनुमति का भी आश्वासन दिया। तो इस प्रकार उसने अपनी सेना को मनोबल दृष्टि से पूरी तरह से उत्साहित किया, उनमें मनोबल उनका बहुत ऊंचा किया। उसके बाद बाबर खानवा पहुंचा, जो वर्तमान में भरतपुर ज़िले का एक गांव है। राणा सांगा पहले से यहाँ पहुंचा था। दोनों की सेना एक दूसरे के आमने सामने आ डटी। बाबर के अनुसार राणा सांगा की सेना में लगभग 2 लाख सैनिक थे, लेकिन उसकी वास्तविक सेना लगभग 80,000 के आसपास मानी जाती है। राणा सांगा की सेना में 2 लाख सैनिक माने जाते हैं बाबर के अनुसार, और बाबर की सेना में लगभग 40,000 के आसपास सैनिक थे। बाबर ने अपनी सेना की बिल्कुल व्यूह रचना पानीपत के समान ही रची थी, और इस युद्ध में जो बाबर के तोप खाने की जो कमान थी वो निजामुद्दीन खलीफा के हाथ में थी। 16 मार्च 1527 ईस्वी को फतेहपुर सिकरी से 10 मील दूर खानवा नामक स्थानों पर जो स्थान था उस पर दोनों सेनाओं का मुकाबला हुआ। राणा सांगा ने परंपरागत रूप से अपनी सेना को 4 भागों में विभाजित किया था, और राणा सांगा स्वयं हाथी पर सवार था और उसने सेना का संचालन का दायित्व संभाला था। प्रातः 9 बजे युद्ध आरंभ हुआ। राणा सांगा ने बाबर के दाएं पक्ष पर भयानक आक्रमण किया, पर मुगल तोपों ने राजपूती सेना का भारी संहार करा और उन्हें पीछे हटना पड़ा। और इसी समय बाबर ने अपने जो मध्य भाग के सैनिक थे उनको आक्रमण करने का आदेश दिया। बाबर की जो तुलगुमा दल थे उन्होंने दाएं बाएं से दोनों ओर से राणा सांगा की सेना को घेर लिया, और मुगलों की सुरक्षित सेना पर जो सुरक्षित सेना थी, रिजर्व सेना भी थी, वो भी उस राजपूत सेना पर टूट पड़ी। राजपूतों ने अदम्य साहस के साथ मुगल सेना का जो केंद्रीय पक्ष था जहाँ बाबर खड़ा था उसकी ओर बढ़ना शुरू रखा, और लेकिन जो राजपूत जो मृत्यु से बहन नहीं खाते थे उनके लिए मुगलों का तोपखाना बहुत भयंकर सिद्ध हुआ। राणा सांगा स्वयं घायल होकर मूर्छित हो गया था, और कुछ राजपूत सरदार उसको पालकी में डाल करके युद्धभूमि से दूर ले गए। तोप खाने की मार से राजपूत सेना छिन्न भिन्न हो गई, और जब स्वयं राणा सांगा भी घायल हो गए थे और वहाँ से चले गए, तो राजपूतों का जो रहा साहस भी वह भी समाप्त हो गया। उनका साहस मनोबल टूट गया। जो बाबर विजय की ओर से निराश हो चुका था, और वह अंत में इस युद्ध में विजयी हुआ। अगले दिन बाबर ने राजपूतों के कटे सिरों का ढेर लगाकर खुशी मनाई, और उसने गाजी की उपाधि धारण की। उसके द्वारा इस युद्ध के विजय के बाद गाजी की उपाधि को धारण किया गया। अब आता है खानवा के युद्ध के परिणाम। राजपूतों का संघ विखंडित हो गया और समस्त उत्तरी भारत पर हिंदू साम्राज्य स्थापित हो गया। जो हिंदू साम्राज्य स्थापित करने का सपना था
सपना स्थापित नहीं हुआ, बल्कि जो समस्त हिंदू राज्य पर साम्राज्य स्थापित करने का सपना था वो टूट गया और समस्त उत्तरी भारत पर मुगल साम्राज्य स्थापित हो गया। इसके बाद राजस्थान के राजपूत शासकों ने उत्तरी भारत में हिंदू राज्य स्थापित करने का कोई भी प्रयत्न नहीं किया। बाबर के जो भटकने के दिन थे वो समाप्त हो गए। इधर उधर जो मारा फिरता था वो दिन समाप्त हो गए। उसे भारत में अब अपने नए राज्य और अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए आगे नहीं लड़ना था। उसे केवल अपने राज्य विस्तार या विरोधियों के दमन के लिए ही युद्ध करना था। अभी तक हिंदुस्तान पर अधिकार बाबर के शौर्य कृत्यों का केवल एक अध्याय था, किंतु उसके बाद उसका शेष जीवन की सरगर्मियों का एक प्रमुख राग बन गया। इस युद्ध के बाद बाबर के लिए एक महत्व की बात थी कि उसे युद्धों के कारण अपने जीवन और राज्य को संकट में नहीं डालना पड़ा। अब इस विजय के बाद उसकी शक्ति का केंद्र काबुल से हटकर हिंदुस्तान हो गया। खानवा के युद्ध ने अफगानों को भी निराश किया। राजपूतों के पराजित हो जाने से अफगानों के राज्य प्राप्ति का सपना भी चकनाचूर हो गया। हसन खां मेवाती युद्ध में मारा गया। आलम खां और महमूद लोदी भी भाग गए। सैनिक दृष्टि से एक बार इस युद्ध ने भारत की परंपरागत युद्ध प्रणाली पर बाबर की युद्ध प्रणाली, व्यूहरचना एवं सैन्य रणनीति ने श्रेष्ठता स्थापित की। आता है कि खानवा के युद्ध में, जिसमें राजपूतों की इतनी विशाल सेना थी, राजपूत जो शायद शौर्य और पराक्रम के लिए जाने जाते थे, आखिर क्यों पराजित हुए। उसमें है सबसे पहला कि बाबर की सैन्य कुशलता, श्रेष्ठ युद्ध नीति, सैन्य संचालन एवं तोपखाना, ये उसकी विजय के प्रमुख कारण थे। इन सभी ने राणा सांगा के विरुद्ध उसे जीत लाई। इसके अतिरिक्त बाबर की तुलगुमा युद्ध पद्धति एवं रिजर्व सेना का प्रयोग, इसने भी राजपूतों की कमर तोड़ दी। उसके तोपखाने और घुड़सवारों के बीच बहुत अच्छा तालमेल था कि उनके समक्ष राजपूतों की गज सेना और पदातियों की एक भी न चली। राजपूत सेना किसी एक नेता के अधीन नहीं थी। अनेक राजाओं की, सरदारों की मिलीजुली सेना थी, जिनकी अपनी अपनी युद्ध प्रणाली थी, अपने युद्ध के तरीके थे। इनकी युद्ध प्रणाली में आपसी तालमेल की कमी थी। राजपूतों की सेना में पैदल सेना अधिक थी, जो कि बाबर के घुड़सवारों के आगे नहीं ठहर पाए। बाबर के तोपखाने में तोपखाना था, उसने मुख्य रूप से राजपूतों को पराजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। राणा सांगा ने बाबर की युद्ध नीति का अध्ययन नहीं किया। उसके विरुद्ध एक साधारण शत्रु के समान ही परंपरागत युद्ध प्रणाली अपनाई, जो बाबर की युद्ध प्रणाली के सामने नहीं टिक सकी। बाबर ने लिखा है कि हिंदुस्तानी तलवारबाज भले ही हों, पर अधिकांश तो सैन्य तौर तरीकों, स्थितियों और रणनीतियों से अनजान और अकुशल हैं। इसने ये भी कहा था कि हिंदुस्तानी मरना जानते हैं, लड़ना नहीं जानते। इसके अतिरिक्त राणा सांगा के घायल होने से उसे युद्धभूमि से हटा ले जाने, सलधी तंवर के बाबर के मिल जाने से राजपूत सेना का मनोबल टूट गया और छिन्न-भिन्न हो गई और अंत में मुगल सेना के सामने राजपूत सेना को परास्त होना पड़ा। अगला आता है बाबर की चंदेरी विजय, जो 1528 ईस्वी में की गई थी। खानवा की विजय ने दिल्ली आगरा क्षेत्र में बाबर की स्थिति को सुरक्षित बना दिया था। इसके बाद उसने मालवा में स्थित चंदेरी की ओर ध्यान दिया, जो व्यापारिक और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। मालवा और उत्तर भारत को जोड़ने वाला मार्ग चंदेरी से होकर गुजरता था। चंदेरी का शासक था मेदिनी राय, जो पहले मालवा के अधीन था और बाद में उसने राणा सांगा की अधीनता स्वीकार कर खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया था। मेदिनी राय के अधीन राजपूत अभी भी शक्तिशाली थे।
बाबर को वह था कि कहीं ऐसा ना हो कि सब मिलकर मुगलों के लिए संकट ना उपस्थित करते, इसलिए चंदेरी पर आक्रमण करना उसने आवश्यक समझा। जनवरी 1528 को बाबर ने चंदेरी के दुर्ग का घेरा डाला और मेदिनी राय को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने और चंदेरी के स्थान पर शमशाबाद की जागीर लेने का प्रस्ताव भेजा, लेकिन मेदिनी राय ने इसे अस्वीकार कर दिया। फिर मेदिनी राय और बाबर की सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें मेदिनी राय युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया और दुर्ग में स्त्रियों ने जौहर किया। अंत में मुगलों की विजय हुई। इस चंदेरी जो था, बाद में बाबर ने मालवा राज्य वंश के एक वंशज अहमद शाह को दे दिया। अगला युद्ध है घाघरा का युद्ध, जो 1529 ईस्वी में हुआ था। यह है अफगान सरदार महमूद लोदी व बंगाल की संयुक्त सेना के साथ बाबर के बीच में हुआ था। पानीपत के युद्ध में पराजित हो जाने के बाद भी अफगान भारत में बाबर की सत्ता को स्वीकार नहीं कर रहे थे। खानवा के युद्ध में महमूद लोदी व आलम खान ने राणा सांगा का साथ इसी उद्देश्य से दिया था कि वे बाबर को पराजित करके पुनः अफगान सत्ता स्थापित करेंगे। खानवा में बाबर की विजय होने के बाद महमूद लोदी बिहार भाग गया और उसने मुगलों के विरुद्ध अफगान सरदारों के साथ मिलकर एक विशाल सेना एकत्रित कर ली। इस सेना को लेकर वह बनारस होता हुआ चुनार पहुंचा। चुनार के दुर्ग का घेरा डाल लिया। बाबर भी अफगानों से युद्ध करने के लिए चुनार की ओर बढ़ा, लेकिन अफगान चुनार का घेरा उठाकर पीछे हट गए। महमूद लोदी ने बंगाल के शासक नुसरत शाह की शरण लेकर मुगलों के विरुद्ध उसकी सहायता प्राप्त कर ली। बाबर ने नुसरत शाह को यह संदेश भेजा कि अफगानों की सहायता ना करें, लेकिन नुसरत शाह ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। तो बाबर ने गंगा नदी को पार करके घाघरा नदी के तट पर अपना सैन्य शिविर लगाया और मई 1529 को अफगान महमूद लोदी और बंगाल की संयुक्त सेना के साथ बाबर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में दोनों पक्षों ने तोपखाने व नावों का प्रयोग किया। इस युद्ध में अफगान पराजित हुए। अफगानों की शक्ति पूरी तरह नष्ट हो गई और अब बाबर की शक्ति को चुनौती देने में वो असमर्थ थे। महमूद खां लोहानी, जलाल खां, शेर खां सूर, फर्दी खां जैसे अफगान सरदारों ने बाबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया और अब बाबर ने भी प्रसन्न होकर बिहार अफगानों को वापस कर दिया। इस युद्ध के बाद बाबर के अधिकार में सिंधु नदी से बिहार तक और हिमालय से ग्वालियर और चंदेरी तक का प्रदेश आ गया। समस्त उत्तर भारत अब मुगलों के अधीन आ गया था। यह युद्ध, घाघरा का जो युद्ध था, यह बाबर का अंतिम युद्ध था। अब बाबर का जो अंतिम दिन थे और कब उसकी मृत्यु हुई उसके बारे में बताऊंगी। निरंतर युद्धों और अनियमित दिनचर्या व शराब के सेवन के कारण बाबर के स्वास्थ्य में दिनों दिन गिरावट आ रही थी और इसी दौरान हुमायूं के स्वास्थ्य जो है, हुमायूं अस्वस्थ हो गया, बीमार हो गया, तो उसे उपचार के लिए आगरा ला गया। लेकिन हुमायूं के स्वास्थ्य में सुधार नहीं हुआ तो फ़कीर अबूबका की सलाह पर बाबर ने हुमायूं के बदले उसके प्राण लेने की खुदा से दुआ की। हुमायूं की चारपाई की, उसने 3 परिक्रमाएं की और इस घटना के बाद हुमायूं के स्वास्थ्य में सुधार होता गया और बाबर बीमार पड़ गया। बीमारी की अवस्था में ही उसने हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, नामजद कर दिया तथा अपने अन्य पुत्रों और परिवार के सदस्यों को उसके संरक्षण में सौंप दिया। 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर की मृत्यु के बाद उसका शव आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, मगर शेरशाह के शासनकाल में उसकी अस्थियों को उसकी विधवा बेगम मुबारक यूसुफ जई काबुल ले गई और वहाँ जो बाबर द्वारा चुना हुआ उद्यान था उसमें उसको दफना दिया गया।
तो इस प्रकार 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई थी। 1526 में उसके द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई और 1530 में उसकी मृत्यु हो गई। तत्कालीन तथा बाबर का अगर हम मूल्यांकन करें तो तत्कालीन तथा आधुनिक युग के सभी इतिहासकारों ने बाबर को मध्यकालीन एशियाई शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली माना है। वह केवल एक अच्छा सैनिक व सेनापति ही नहीं वरन एक विद्वान और कवि भी था। वह व्यक्तियों के गुणों का पारखी था और उनसे काम लेने की कला भी जानता था। वह दृढ़ संकल्पी था जो किसी भी विपरीत परिस्थितियों में अपने निर्णय से डिगता नहीं था या अपने निर्णय को वह बदलता नहीं था। रसब्रुक विलियम का मानना है कि बाबर में 8 मौलिक गुण थे: श्रेष्ठ निर्णायक बुद्धि, पवित्र उच्च आकांक्षा, विजय प्राप्त करने की कला, शासन की कला, अपनी जनता को समृद्धशाली बनाने की कला, भगवान के प्राणियों पर नम्रता से शासन करने की प्रतिभा, सैनिकों के हृदयों को जीतने की योग्यता और न्यायशीलता। बाबर एक असाधारण प्रतिभाशाली और ललित कलाओं का प्रेमी शासक था। प्राकृतिक सौंदर्य का पारखी था। वह तुर्की भाषा का उच्च कोटि का लेखक था। उसके आत्मचरित्र बाबरनामा ने उसे आज तक इतिहास में जीवित रखा है। उसके द्वारा जो रचित पुस्तक है तुजुक के बावरी, जिसे बाबर के नामा के नाम से जाना जाता है, बहुत ही प्रसिद्ध आत्मकथा है। वह उच्च कोटि का कवि भी था। तुर्की भाषा में उसके दीवान कविता संग्रह है कि समसामयिक काव्य के प्रेमियों से लेकर आज तक उसकी प्रशंसा की जाती है। उसने फारसी भाषा में भी कविताएं लिखी थी। वह अच्छा लेखक था। कविता व संगीत में भी रुचि रखता था। बाबरनामा में उसने प्राकृतिक दृश्यों, जलवायु, कलाकृतियों, उद्योग धंधों, लोगों के रहन सहन आदि का बहुत ही विद्वतापूर्ण ढंग से वर्णन किया है। उसे एक सैनिक विद्वान कहा जा सकता है। बाबर मुवाइन नामक पद्य शैली का जन्मदाता भी था। तो इस प्रकार वह अपने समय का एशिया का बहुत ही महान प्रभावशाली राजा था और भारत के सम्राटों में एक उच्च स्थान के योग्य था। धन्यवाद।